जय हिंद दोस्तों, प्रीतम पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और सीटेट के ईवीएस लेक्चर में आज सीरीज चलेगा तने के बारे में, पत्तियों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि तना आखिर क्या होता है। तो तना पौधे का एक भाग है। तना क्या है? पौधे का एक भाग है जो कि जड़ द्वारा अवशोषित जल और खनिज को पत्तियों तक पहुंचाती है। तो तना का क्या मुख्य कार्य है? तो जड़ के द्वारा जो जल और खनिज को अवशोषण करके जाइलम वेसल के द्वारा ऊपर भेजा जा रहा है, तना उसको और भी ऊपर भेज करके पत्तियों और टहनियों तक पहुंचाती है। कुछ पौधे के तने जमीन के अंदर भी होते हैं जिनको हम भोजन के रूप में खाते हैं। तो कुछ वैसे तने मिलेंगे, ज़्यादातर तो तना जो होता है वो मिट्टी के ऊपर होता है, लेकिन कुछ वैसे तने भी होते हैं जो कि मिट्टी के अंदर होते हैं और उनके ऊपर अंदर भोजन संचय होता है। और वैसे तना का उपयोग हम लोग भोजन के रूप में करते हैं, जैसे आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी। तो तीन एक बार में याद रखिएगा, आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी। आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी। आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी। तो आलू के तना का सेवन करते हैं, प्याज के तना को खाते हैं, लहसुन का तना खाते हैं, अदरक एक तना है, हल्दी भी एक तना है। तो आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी। आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी। आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी। तो आलू, प्याज, लहसुन, अदरक और हल्दी, इसके तने का उपयोग हम लोग भोजन के रूप में करते हैं। और सीटेट के परीक्षा में तना के प्रॉपर्टीज़, तना के गुणों से आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं और आप क्वेश्चन बैंक में भी आप पढ़े होंगे। आगे देखते हैं कि तना के आधार पर पौधों को 3 भागों में बांटा गया है। तो तना के आधार पर पौधों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। एक कहलाता है शाक, दूसरा झाड़ी और तीसरा है वृक्ष। तो शाक किसे कहते हैं? जिस पौधे का तना कोमल और हरे रंग का हो उसे शाक कहते हैं। जिस पौधे का तना कोमल और हरे रंग का हो उसे शाक कहते हैं। शाक सबसे छोटे पौधे होते हैं। शाक में शाखाएं नहीं होती है। शाक में शाखाएं नहीं होती है, जैसे धान, गेहूं, मेथी, पालक, धनिया। 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 तो इस तरह से याद करिएगा कि शाक का तना कोमल और हरे रंग का होता है। शाक सबसे छोटे पौधे होते हैं। शाक में शाखाएं यानी कि टहनियाँ नहीं निकलती है। और उदाहरण स्वरूप धान, गेहूं, मेथी, पालक, धनिया। धान, गेहूं, मेथी, पालक, धनिया। आइए देखते हैं पौधे के दूसरे प्रकार जिनको कि झाड़ी कहते हैं। झाड़ी का तना कठोर होता है। तो झाड़ी का तना शाक की अपेक्षा कठोर होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता है। शाक की अपेक्षा इसका आकार थोड़ा बड़ा होता है। तने के आधार से शाखाएं निकलती है। तो शाक में तो शाखाएं निकलती ही नहीं है, लेकिन झाड़ी में शाखाएं निकलती है। कहाँ से? तो तने के आधार के पास से। तने के आधार के पास से शाखाएं यानी कि टहनियाँ निकलती है। और झाड़ी के उदाहरण हैं जैसे गुलाब, गुड़हल, नींबू। गुलाब, गुड़हल, नींबू। गुलाब, गुड़हल, नींबू। आइए देखते हैं पौधे का तीसरा प्रकार है जिसे हम लोग वृक्ष कहते हैं। तो वृक्ष का तना मोटा और भूरे रंग का होता है। वृक्ष का तना मोटा और भूरे रंग का होता है। और वृक्ष जो है वह शाक और झाड़ियों से बड़े होते हैं। तने के ऊपरी भाग से शाखाएं निकलती है। यहाँ देखिएगा, तना के आधार से यानी नीचे वाले भाग से जो शाखाएं निकलेगी वह झाड़ी होगा, और तना के ऊपरी वाले भाग से जब शाखाएं निकलेगी तो वो वृक्ष होगा। तो झाड़ी में शाखाएं तना के आधार से निकलती है और वृक्ष में शाखाएं तना के ऊपरी वाले भाग से निकलती है। और वृक्ष के उदाहरण हैं जैसे आम, अमरूद, पीपल, बरगद, नीम, कीकर इत्यादि। तो अभी तक हम लोग जड़ के बारे में पढ़ चुके हैं, तना के बारे में पढ़ चुके हैं। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं पत्तियों के बारे में। और सीटेट के परीक्षा में पत्तियों से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो पत्तियां जिनको कि हम लोग लीव्स कहते हैं, तने और टहनियों से निकलती है। तो पत्तियां कहाँ से निकलती है? तने और टहनियों से निकलती है। अलग अलग पौधों की पत्तियां अलग अलग प्रकार की होती हैं। अलग अलग पौधों की पत्तियां अलग अलग प्रकार की होती है।
और पत्तियों का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। मुख्य रूप से पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल को ही हिंदी में हम लोग पर्णहरित कहते हैं। मुख्य रूप से पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल को ही हम लोग पर्णहरित कहते हैं। लेकिन कुछ वैसे पत्तियां हैं जिनका लाल रंग भी होता है, बैंगनी रंग की पत्तियां भी होती है, पीला रंग की पत्तियां भी होती है। तो मुख्य रूप से तो हरा होता है, लेकिन लाल पत्तियां, बैंगनी पत्तियां, पीली पत्तियां भी कुछ पौधों में पाई जाती है। पत्तियों में क्रिया होती है वाष्पोत्सर्जन। यह वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होती है? वाष्पोत्सर्जन को इंग्लिश में ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो अगर ये पत्ता है तो पत्ते के छिद्र में जो जल के अणु हैं, सूर्य का प्रकाश पड़ने की वजह से वह भाप बन करके उड़ जाता है, जलवाष्प बन करके उड़ जाता है। तो पौधे की पत्तियों से जल जो जलवाष्प बन के उड़ जाता है, इस क्रिया को ट्रांसपायरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और इसी वाष्पोत्सर्जन क्रिया की वजह से जड़ पानी को नीचे से ऊपर की ओर भेजता है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से पत्तियों में जो जाइलम वेसल जो पाइप है उसमें पानी की मात्रा घट जाती है, निम्न दाब हो जाता है, और जड़ में पानी की मात्रा अधिक होती है, वहाँ उच्च दाब होता है, और जल का गमन उच्च दाब से निम्न दाब की ओर स्वतः होता है। आगे देखेंगे रंध्र किसे कहते हैं? तो छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तियों में जिसे रंध्र स्टोमाटा कहते हैं, जिसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर, ऑक्सीजन बाहर जाता है। बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिस कारण से पौधे को ऑटोट्रॉफ यानी कि स्वपोषी कहते हैं। और पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश यानी कि प्रकाश, सनलाइट, संश्लेषण यानी सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश की उपस्थिति में जब किसी भी चीज़ का निर्माण हो, भोजन का निर्माण हो पौधों में, तब उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए दो आवश्यक चीज़ें चाहिए, एक है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जल। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन से दो आवश्यक घटक हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन से दो आवश्यक शर्त है? सूर्य का प्रकाश, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन से दो आवश्यक शर्तें हैं? सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित। और प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप क्या बनता है? तो एक नंबर में ग्लूकोज, ऑक्सीजन और कुछ मात्रा में जल भी बनता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन से आवश्यक घटक हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन से शर्तें हैं? सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित। और प्रकाश संश्लेषण में क्या बनता है परिणाम स्वरूप? तो ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट, जल और ऑक्सीजन, और यही ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल का ऑक्सीकरण होता है, यानी कि वाटर का ऑक्सीडेशन होता है। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, जल का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीजन का अलग होना अवकरण कहलाता है। लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है। तो कौन से रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग में। तो सुबह सुबह सूर्य का लाल रंग सबसे पहले धरती पर पड़ता है और उसी समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। और बैंगनी रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे कम होता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है कि लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है, बैंगनी रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे कम होता है। आइए दो पौधों के बारे में जानते हैं जिनके पत्तियों से जुड़े प्रश्न मिल सकते हैं हमको। नागफनी, नागफनी जिसे कैक्टस कहते हैं, मरुस्थल में पाया जाता है। नागफनी के ऊपर कांटे लगा रहता है। तो नागफनी के जो तना होता है उसका रंग हरा होता है, और नागफनी के तना में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो बताइए पत्तियों में क्यों नहीं? क्योंकि नागफनी के जो पत्तियाँ होती है वो कांटे नुमा होती है, कांटे बन जाते हैं। तो नागफनी कैक्टस जो कि मरुस्थलीय पौधा है, मरुस्थल में पाया जाता है। इसका तना जो है वो मुलायम हरा होता है, इसमें पानी भरा होता है और इसके तना में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और नागफनी की जो पत्तियां हैं वह कांटे नुमा बन जाती है। अगला पौधा है निपेथिन्स। निपेथिन्स जिसको हम लोग घटपर्णी भी कहते हैं। निपेथिन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? घटपर्णी। निपेथिन्स को हम लोग क्या कहते हैं? घटपर्णी। यह पौधा एक घड़े के जैसा होता है और ये ढक्कन है। तो ये पत्ती है, ये घड़े नुमा जो है ये पत्तियां हैं। तो निपेथिन्स की जो पत्तियां होती है वो घड़े नुमा होती है
और इसके घड़े से सुगंध निकलते रहता है, जिस कारण से छोटे छोटे कीड़े मकोड़े चूहे मेढक इत्यादि आकर्षित होकर इस घड़े में चले जाते हैं। और ये ढक्कन बंद हो गया और अंदर इंजाइम सिक्रीट करता है, और यह इंजाइम क्या करता है, कीड़े मकोड़े को मार देता है और कीड़े मकोड़े के शरीर से जो नाइट्रोजन है उसको वो अवशोषित कर लेता है। तो यह जो घड़ी नुमा क्या है, यह पत्तियां हैं। किसकी पत्तियां हैं? तो घटपर्णी की। और घटपर्णी को हम लोग निपैथिन्स भी कहते हैं। और यह घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है? भारत के मेघालय में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने पत्तियों के बारे में देखा। आइए अब हम लोग देखेंगे कि पत्तियों में रेखाएं होती है जिन्हें हम लोग सिरा कहते हैं। और यह सिरा दो प्रकार का होता है, जालिका सिरा विन्यास और समानांतर सिरा विन्यास। पत्तियों के ऊपर जो रेखाएं होती है उन्हें हम लोग सिराएं कहते हैं। तो पत्तियों के ऊपर जो रेखाएं होती है उन्हें हम लोग सिराएं कहते हैं। और सिरा के सजावट को सिरा विन्यास कहा जाता है। सिरा के सजावट को सिरा विन्यास कहा जाता है। और सिरा विन्यास दो प्रकार का होता है, जालिका सिरा विन्यास, समानांतर सिरा विन्यास। जालिका सिरा विन्यास और समानांतर सिरा विन्यास। तो जालिका सिरा विन्यास का संरचना आपको इस प्रकार से दिखेगा कि यह पत्तियां हैं और यहाँ पर ये जाल नुमा बन जाता है, जाल के जैसा ये सिरा इसमें बन जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं जालिका सिरा विन्यास। और जिन पौधों की पत्तियां जालिका सिरा विन्यास की होती है उनमें मूसला जड़ पाया जाता है। तो मूसला जड़ क्या होता है? तो सबसे लंबा जड़ जो कि सीधे नीचे जाता है उसे मूसला जड़ कहते हैं। बीच वाले को प्राथमिक जड़ कहेंगे और किनारे किनारे से निकला रहेगा द्वितीयक जड़ यानी कि सेकेंडरी रूट, यह मूसला जड़। तो जिन पौधों की पत्तियां जालिका सिरा विन्यास की होती है उन पौधों के जड़ मूसला जड़ होते हैं। और उनके जो बीज होते हैं वे द्विबीज पत्री वाले होते हैं। द्विबीज का मतलब ये हुआ जैसे चना में आपको अंदर में 2 चना का दाना मिलेगा, काजू में 2 मिलेगा, लेकिन वही मक्का की बात करेंगे तो मक्का में सिर्फ 1 ही दाना मिलेगा। तो ये कहलाता है एक बीजपत्री। जिसके बीज में 2 पाए जाते हैं वो कहलाता है द्विबीजपत्री। तो जिन पौधों की पत्तियां जालिका सिरा विन्यास रखती है उसके जड़ हमेशा मूसला जड़ होते हैं और उनके पास द्विबीजपत्री पाई जाती है, जैसे नीम, पीपल, गुलाब, मूली। नीम, पीपल, गुलाब, मूली। नीम, पीपल, गुलाब, मूली। चना, गाजर, भिंडी, नींबू। चना, गाजर, भिंडी, नींबू। चना, गाजर, भिंडी, नींबू। तो बताइए कि नीम की पत्तियां कैसी होंगी? जालिका सिरा विन्यास। पीपल की पत्तियां जालिका सिरा विन्यास। गुलाब की पत्तियां जालिका सिरा विन्यास। मूली की पत्तियां जालिका सिरा विन्यास। यदि जड़ की बात करेंगे तो गाजर के पास कौन सा जड़ है? मूसला जड़। नींबू के पास मूसला जड़। चना के पास मूसला जड़। मूली के पास मूसला जड़। द्विबीजपत्री की बात करेंगे तो चना कैसा होता है? द्विबीजपत्री। तो देखिए चना में 2 भाग होते हैं, भिंडी के बीज में 2 भाग होते हैं, नींबू के बीज में 2 भाग होते हैं, मूली के बीज में 2 भाग होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जिन पौधों की पत्तियां जालिका सिरा विन्यास रखती है उनके जड़ हमेशा मूसला जड़ होते हैं और उनके जो बीज होते हैं उनके पास द्विबीजपत्री होता है। आइए हम लोग देखेंगे समानांतर सिरा विन्यास। तो समानांतर सिरा विन्यास का संरचना इस तरह से दिखेगा, जैसे केला का पत्ता आप देखे होंगे, एक लंबा लंबा रेखा उसमें रहता है, लंबा लंबा सिरा, जिसे हम लोग कहते हैं समानांतर सिरा विन्यास। समानांतर रूप से रहता है जैसे केला का पत्ता में आपको दिखेगा। और जिन पौधों की पत्तियां में समानांतर सिरा विन्यास होता है उनके जड़ हमेशा जकड़ा जड़ होते हैं। जैसे जकड़ा जड़ आप देखे होंगे प्याज में कि इस तरह से फैला हुआ रहता है, ये प्याज, ये कहलाता है जकड़ा जड़। और सीधे लंबा रहता है तो वो कहलाता है मूसला जड़। लेकिन मूसला जड़ किस में पाया जाता है? तो जिनकी पत्तियां जालिका सिरा विन्यास रखती है। और जकड़ा जड़ किनके पास होता है? तो जिनकी पत्तियां समानांतर सिरा विन्यास रखती है और इनके बीज हमेशा एक बीजपत्री होते हैं, यानी इसके बीज को आप 2 भागों में नहीं बदल सकते हैं, जैसे मक्के का बीज। और आगे देखिएगा कि वो कौन कौन से पौधे हैं जिनमें समानांतर सिरा विन्यास पाया जाता है, जैसे केला का पत्ता, घास, मक्के का पत्ता, गेहूं का पत्ता, प्याज का पत्ता, लहसुन का पत्ता। तो लहसुन के पास कौन सा जड़ है?
जकड़ा जड़। लहसुन के पत्तियां में कौन सा सिरा विन्यास? समानांतर सिरा विन्यास। इसी तरह से याद रखिएगा, केला, घास, मक्का, गेहूँ, प्याज, लहसुन। केला, घास, मक्का, गेहूँ, प्याज, लहसुन। केला, घास, मक्का, गेहूँ, प्याज, लहसुन। और इस तरह से सीटेट की परीक्षा में इन पत्तियों के प्रकार, सिरा विन्यास के प्रकार, जड़ के प्रकार, तना के गुणों इत्यादि से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप भी सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को निकाल करके उनमें दिए गए प्रश्नों को पढ़िए। और आपके लिए अगला वीडियो तैयार कर रहे हैं फूल के बारे में, उसके बाद बीज के बारे में, और कुछ वैसे विशेष पौधे हैं जिनसे प्रश्न बार बार पूछा जाता है, जैसे पीपल का पौधा, क्रोटन का पौधा, तुलसी का पौधा, नीम का पौधा, बरगद का पौधा। अब सीटेट में एक क्वेश्चन पूछा गया बरगद के पौधे से कि बरगद के पौधे के पास स्तंभ जड़ पाए जाते हैं, और स्तंभ जड़ का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कार्य नहीं है? जिसका आंसर दिया गया था कि स्तंभ जड़ भोजन का संचय नहीं करती है। तो इस तरह से हम लोग आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे बाकी बचे विशेष पौधों के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।